तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति इसमें हम लोग मुख्यतः देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और जो पहला जो है, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत से क्वेश्चन है। तो प्राचीन बिहार के अध्ययन के स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। आजादी पूर्व बुकानर और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया है। पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया है। स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ और बसाल्ट के अवशेषों के बारे में बताया है। कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक और कुछ उत्खनन करवाया। तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है, लेकिन इसमें नाम जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इनका नाम मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बुकानर और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया है। पुराविद जिसका नाम था होटगांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज का अशोक स्तंभ के बारे में बताया है। स्टेफेंसन, माइक बंद कीजिए। स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ और बसाल्ट के अवशेषों के बारे में बतलाया है। कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया है। कनिंगम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कनिंगम ने गिरिया पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और हुएनसोंग ने भी किया था। कौन सा? इंद्रशिला गुफा। 1861 में कनिंगम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। कनिंगम ने बिहार शरीफ के, ठीक है, घोसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिनकी स्थापना कन्नौज के राजा ईसो बर्मन ने किया था। 1863 में कनिंगम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया। बोध गया के, ठीक है, ध्यान रखें, बोध गया में कनिंगम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र पत्थर और ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने लगवाया था, ध्यान रखें, जो कि सबसे पहले कुल्हाड़ी ढूंढ के निकाला था। मद्रास के कौन सा जगह था, मद्रास के पास में पल्लवापुरम की कुछ नाम था, ठीक है, नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। अलवरम भाई। हाँ ठीक है, इसी तरह का कुछ नाम था, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जो राजगीर तो के किले बाकी, बंदी पायन यस, हिमसांग ने हाँ भी की। हाँ, सारा ही इसमें सही है, बाकी कोई इसमें गलती नहीं है। बाकी बोध गया में कनिंगम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र पस्तर, प्रशस्तर और ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित रोलिंग का भी पता लगाया था, ठीक है। 1863 में ब्रूसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। आजादी के बाद पटना में पुरातात्विक सर ये गतिविधियों से संबंधित, हाँ, सर ये मद्रास के समीप अतरंजी खेड़ा की बात कर रहा है क्या सर? नहीं, अतरंजी खेरा से तो क्या मिला है, हम पलवापुर, नहीं, ये कुल्हाड़ी जो मिला है, हैंडेक्स जो मिला है, पलवापुरम से मिला है ना, या अतरंजी खेला से मिला है। हैंड कुल्हाड़ी मिला एक्स, सर, अतरंजी खिला। पल्लवापुरम से क्या मिला है, शायद हो सकता है तंजी खेरा ही हो, ठीक है। मुझे पल्लवापुरम से भी कुछ याद आ रहा है, एक बार चेक करके देख लीजिए कौन सा जगह होगा, ठीक है। रॉबर्ट मद्रास का ब्रूस फुट वहीं से पल्लवरम संबंधित है। जो भी हो, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है वहीं से संबंधित है। आजादी के बाद पुरातत्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य सुनिए। 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत का पुरातत्व विभाग खोला गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें दिया हुआ है डॉक्टर एस अलेटकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना हुई। 1970 में पटना विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा, जो कि भागलपुर में, उसका उत्खनन किया गया। और यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति मिली। बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और तीसरी सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के सुजाता गृह का भी पता लगाया। तो सारे ही कथन की बात करेंगे आपके, सही है, इसको आपको ध्यान रखना है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। हाँ, पल्लवरम पल्लवरम मद्रास ही होना चाहिए, एक बार आप लोग चेक कर लें। अतरंजी खेरा से भी कुछ मिला है, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली में क्या मिला है, लेकिन अतरंजी खेरा से भी कुछ मिला है, ठीक है, लेकिन कुल्हाड़ी पल्लवरम तो पक्का शायद, ही था। रॉबर्ट वुडफुल और विलियम किंग ने खोज की थी, और पलवरम ने 1863 में रॉबर्ट ब्रूट ने खोज की थी। ब्रूस फुट ने हम्म, तमिलनाडु के निम्न पाषाण की। हाँ ठीक है। बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है।
तो बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं, ये गलत है। 98 नहीं होंगे, 58 होंगे। ठीक है, बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। ये त्रिसंतिका सिक्के के नमूने। आहत सिक्के क्या होते थे, जिनको हम लोग क्या करते थे, क्या बोलते, उसको थप्पा मार के जिस सिक्का के निर्माण किया जाता था उसको आहत सिक्के कहते थे। ठीक है, बिहार में पंच मिलने वाला मार्क से। सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। शशांक ने स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। राजगीर में विसंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के भी सिक्के मिले हैं। लेकिन जो बिहार में जो सिक्के मिले 58 रत्ती के, 98 नहीं। ठीक है, महादेवी प्रभु दया के दो अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये बसाठ वैशाली के। ठीक है, मुहर के अनुसार प्रभु दया शक सरदार महा छत्रपक रुद्र सिंह की पुत्री थी। केशव नाम के एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, केशव नाम के एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी धर्मपाल के प्रस्तर अभिलेख से मिलती है, जो कि बोध गया का। श्रीलंका का भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख में किया गया, तो बोध गया से प्राप्त अभिलेख में, नालंदा से प्राप्त अभिलेख में, या फिर मुंगेर जनपद से प्राप्त अभिलेख में। तो क्या होगा, बोध गया से जो प्राप्त जो अभिलेख हुआ श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है, ये खूब पूछता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो चंदेश्वर। ठीक है, तो मिथिला के राजा के मंत्री थे चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राजा के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया। ठीक है, यह भी छाद्य गुणय सिद्धांत है। साम दाम भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो क्या बताएंगे, तो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ठीक है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे, मौलिक कवि। ठीक है, तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना मौलिक कवि। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुए, तो क्या बताएंगे, तो पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, बराबर से भी प्राप्त हुए हैं, राजगिरी से भी प्राप्त हुए, सभी जगह से प्राप्त हुए। बिहार पर, ठीक है, गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहां से मिलता है, तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। गहरवालों के आधिपत्य का भी प्रमाण आपको मिलता है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है, तो फाइहान तो है ही, वैनसोंग तो है ही, इत्सिंग भी है। ठीक है, सभी है। ठीक है, इन सभी का यात्रा वृत्तांत साहित्यिक स्रोत माना जाता है। प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, तो भग्नावशेष भी होता है। मतलब जो पहले जो बिल्डिंग वगैरह था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल जो था कुम्हरार में था, तो वो जो टूट फूट गया, तो वो भग्नावशेष उसका अंश रह गया। यात्रा वृत्तांत भी है, जैसे चीनी लेखक है, कोई भी है, उन्होंने अपनी चर्चा की। अभिलेख भी है, सिक्के भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है। तो सारे ही मतलब आते हैं इतिहास की जानकारी के स्रोत में आते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न और भी है। प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित जानकारी का स्रोत क्या है, ठीक है, तो भग्नावशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है। सारे से प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में आपको जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त कहाँ से हुए, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो मौर्यकालीन अभिलेख जो है बिहार में पटना छोड़ के सब जगह से प्राप्त हुए, पटना से नहीं है। बाकी लौरिया अरेराज से है, लौरिया नंदनगढ़ से है, और सहसाराम से है। ठीक है, तो सभी जगह से प्राप्त हुए। लौरिया अरेराज या पूर्वी चंपारण में है कि पश्चिमी चंपारण में है, चंपारण में। चंपारण। पश्चिम चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है, पूर्वी ठीक है, नहीं, तो ध्यान पश्चिम रखना चंपारण। है, ये भी पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ दोनों पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण में कौन है, तो फिर रामपुरवा। रामपुरवा पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सारा ही सही है। अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है, कहां से, तो सासाराम से। ठीक है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है, तो भाषा इनकी प्राकृत है। और लिपि की बात करेंगे तो लिपि इनकी ब्राह्मी है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है, तो लिपि कौन सी इनकी, ब्राह्मी हो जाएगी। ठीक है, बिहार में धातु पत्थर युगीन अवशेष मिले हैं, कहां से मिले हैं, तो चिरान से मिला है, जो कि छपरा में पड़ता है। चेचर की बात करें वैशाली में पड़ता है। सोनपुर से भी मिला है, मनेर से भी मिला है, सभी जगह से मिला है। बिहार के नवादा जिले के अपसगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, परवर्ती गुप्त के बारे में। लेकिन ये क्या लिखा हो, अपसद अभिलेख की बात करेंगे तो गया लेता है इसके आंसर बहुत जगह पे। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त, ठीक है, देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी किसके बारे में मिलती है,
तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में आपको जानकारी मिलती है। देवबरनाक का लेख, ठीक है, शाहपुर पटना और मंदार से प्राप्त लेखों में इनके बारे में जानकारी मिलती है। परवर्ती गुप्त शासक में देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलती है। नारायण पाल का भागलपुर, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भागलपुर रामपत्र अभिलेख से मिलती है। महिपाल प्रथम के नालंदा में मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी मिलती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अरे राजेश चंपारण में है, भाई देख लेना आप लोग किसमें है, ईस्ट है कि वेस्ट है? चंपारण में। हाँ, पश्चिमी की पूर्वी? पूर्वी राज सर चंपारण। शायद पूर्वी चंपारण में ना सर, अरे राज। और वो रामपुरवा? अरे राज और रामपुरवा शायद ये दोनों पूर्वी चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में केवल लौरिया नंदनगढ़ है सर। मैं सही हूँ सर? लौरिया नंदन, हाँ ठीक। कंफ्यूजन हो जाता, देख लेना आप लोग, ठीक है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो अथर्ववेद है, ठीक है, ध्यान में। अथर्ववेद में बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में। नालंदा के सराय टीला से उत्खनन से प्राप्त हुआ है तो पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक में दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, किसके बारे में मिलती है? बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, किसके बारे में? तो दोनों के बारे में। मगध के राजतंत्र में वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो उनका नाम क्या था? कनिंगम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव, नालंदा महाविहार का पता किसने लगा? बड़गांव में है ना, किसने लगाया था? तो कनिंगम ने ही लगाया था। वहां से दो अभिलेख भी मिले जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ। कनिंगम ने बोध गया मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंगम ने बिहार में खोज की थी। केसरिया स्तूप की खोजा था। लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ को खोजा था। बसाड के अवशेषों की बात करेंगे, ठीक है। तो अब बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल को भी ढूंढा था। सारे ही क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, सारे ही सही है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए, कहां पे वर्णित है? तो विदका रणय उपनिषद में वर्णित है, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो लिपि तो यहाँ पे ब्राह्मी होना चाहिए ना, तो ऑप्शन भी नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके अनुसार बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को, ठीक है, वत्स्य कहा जाता है, ठीक है? तो अथर्वद एवं पंचविश ब्राह्मण। किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था, ठीक है? तो सतपथ ब्राह्मण। ध्यान रखें क्या होगा? सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। बौद्ध धार्मिक साहित्य के कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? ठीक है, तो दीघ निकाय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक नीति पे, ठीक है। अबसड नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके दीवार पे कथा दृश्य अंकित है, किसके बारे में? तो रामायण के बारे में। बिहार के इतिहास की जानकारी की बात करेंगे, साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, कहां से मिलती है? तो सारे ही जगहों से मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है, याद इसको रखना है, ठीक है, इसे भूलेंगे नहीं। चलिए आप चलेंगे पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार के बारे में लोग देखेंगे, ठीक है। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति की बात करेंगे तो नवपाषाणिक संस्कृति है, ठीक है। तो बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति की बात करेंगे तो नवपाषाणिक संस्कृति, इसको ध्यान में रखना। चिरान की उत्खनन कब हुआ? तो 1962 में हुआ। यहाँ हुए खुदाई से ज्ञात होता है कि नवपाषाण काल तथा त्राम युग में आबाद था। खुदाई से यहाँ से हड्डियां, गेहूं की बालियां एवं पत्थर के औजार मिले, ठीक है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और शिकार भी करते थे, ठीक है। तो चिरांद आपको कहाँ पे मिलता है? ठीक है, कहाँ पे मिलेगा चिरांद?
सारण में। बिल्कुल सारण में मिलेगा। ठीक है, ध्यान ध्यान रखना कहाँ पे मिलेंगे, तो सारण में आपको चिरांद मिलेगा, महत्वपूर्ण है, इसे भूलेंगे नहीं। और किस प्रकार का स्थल है, तो नवपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। ठीक है, बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, तो जेठियन घाटी नालंदा में पड़ता है, राजपोखर भागलपुर में पड़ता है, अब वाल्मीकि नगर आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सभी जगह से हुआ है। ठीक है, तो पूरा पाषाणकालीन उपकरण गया की, ठीक है, पेमार घाटी, मुंगेर के भीमबाद और पैसरा तथा भागलपुर के भलीजोर से भी प्राप्त होती है। बिहार में त्राम पाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले, तो बिहार में त्राम पाषाण, ठीक, त्राम का मतलब त्राम और पाषाण दोनों साथ में, ठीक है, कहाँ से मिला है, तो मनेर से मिला है, सेनुआर से मिला है, ताराडीह से मिला है। सेनुआर कहाँ पड़ता है, सेनुआर रोहतास। ठीक है, रोहतास में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिहार में त्राम युगीन संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, चिरांद, अरियप आदि से प्राप्त हुए। ठीक है, बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है, बिहार के शेर घाटी से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले हैं, बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर जो कि वैशाली में पड़ता है, मनेर पटना में पड़ता है, सेनुआ रोहतास से नवपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए, चिरान गंगा के नदी के तट पे स्थित है, सारण में पड़ता है, तो है ना, तो सारे ही सही है। ठीक है, तो शेर घाटी ध्यान में रखना है, गया में है, प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास यहाँ से मिलते हैं, बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर वैशाली में है, मनेर पटना में, यहाँ से सेनुआ रोहतास में, यहाँ से नवपाषाण युग के स्थल आपको ध्यान में मिलते हैं, और चिरान गंगा नदी के तट पे स्थित था, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, कब से होता है, तो लगभग 40,000 ईसा पूर्व से होता है, इसको ध्यान में रखना है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए, कहां से हुए, तो ध्यान में रखना है कुल्हारियों के फलक, ठीक है, चाकू एवं खुरपी, और साथ में मृदुभान से। ठीक है, सभी जगह सही है, इसके गलत नहीं है। ठीक है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो ध्यान में रखेंगे मुंगेर एवं नालंदा से। कहां से, तो मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो ध्यान में रखना पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ध्यान में रखना कहां से मिले हैं, तो मुंगेर से आपको मिलते हैं, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे भी कुछ प्रश्न है। बिहार में चारण चिरांद की बात के कहां पे पड़ता है, सारण में पड़ता है, चेचर वैशाली में किस युग के हैं, ये सबके सब नव प्रस्तर युग के हैं। ठीक है, बिहार में त्राम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, तो ध्यान में रखना है चिरांद से, चेचर से, सोनपुर एवं मनेर, सभी जगह से प्राप्त हुए। ठीक है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः कब हुआ था, तो ध्यान रखें उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, क्या था, तो लोहे का उपयोग। ठीक है, तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे लोहे की उपस्थिति मतलब क्या थी, ठीक ठाक थी, तो लोहे की वजह से क्या होता है, आर्यों का विस्तार होता है। और महाजनपद के विकास में भी या फिर मगध के शक्तिशाली होने का कारण भी आपका क्या था, लोहा था। श्रुति तथा किवंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे, ठीक है, तो मगध तथा विदेह थे, अंग एवं लिच्छवी भी हुआ करते थे। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य के आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण आपको देखने को मिलता है, तो सतवत ब्राह्मण में। ठीक है, विदेह की प्रथम चर्चा आपको सतवत ब्राह्मण में ही आपको देखने को मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था, तो ध्यान में रखना है मगध का। ठीक है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म एवं ज्ञान का महान केंद्र था, ठीक है, ध्यान रखना विदेह था। ठीक है, विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण साहित्य एवं दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र भी था। अथर्ववेद में वार्ते शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए हुआ है, तो वार्ते शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में किसके, मगध को लेकर हुआ है। किसको लेकर हुआ है, तो मगध के लेकर हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसको पवित्र बोला जाता था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, ठीक है, तो विदेह था, ध्यान में रखना है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है, तो ध्यान रखना सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना नेमी ने की थी। ठीक है, मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र नीमी तथा या नेमी, जिन्हें विदेह कहा जाता, उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की थी। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र थे, ठीक है, मतलब ये मनु के पोते थे नेमी, उन्होंने विदेह राज्य की स्थापना की थी। बिहार के अंग, विदेह और वैशाली राज्यों का विस्तृत वर्णन आपको कहां पे मिलता है, तो पुराण और महाकाव्यों में। कीकट किसे राज्य को कहा जाता है, कीकट की बात करेंगे तो मगध को बोलते हैं।
किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है? तो ध्यान रखेंगे अथर्ववेद में आता है। किस वेद में मगध के लोगों को, ठीक है, पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया गया? तो ध्यान रखना है यजुर्वेद में। वैशाली के संस्थापक कौन थे? तो राजा विशाल जो थे वो वैशाली के संस्थापक थे। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? ध्यान रखेंगे सतपथ ब्राह्मण के अनुसार। सतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम पर किया गया था। ठीक है, अब आते आगे देखेंगे। ठीक है, महाजनपद, अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। प्राचीन अंग मगध के पूर्व राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित है, बिल्कुल ठीक है। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ, यह भी ठीक है। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था, बिल्कुल ठीक है, नाम ही था अंग। मगध के शासक बृहद्रथ ने अंग को पूरी तरह मगध में मिला लिया, नहीं मिलाया था। ठीक है, ध्यान रखना है। मगध के राजा अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरीके से मगध में मिला था। बिहार में स्थित बज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में स्वर्ण पंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित और तीसरे में 21,000 त्राम मंडित भवन थे। तांबा से बना हुआ था। ठीक है, तीसरे में, दूसरे में रजत था, पहले में जो थे स्वर्ण से था 7,000 था। ठीक है, और दूसरे में 14,000 थे रजत में, तीसरे में जो थे 21,000 थे। तो 7, 14, 21। पहले भाग में शासनाकुल के, दूसरे भाग में गृहस्थ रखते, गृहस्थ और सेठ रहते थे, तीसरे भाग में दास रखते। 3 खंडों में विभाजित था। बौद्ध विद्वान की बात करेंगे। बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया कि बज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। बज्जी संघ की बैठकों का अध्यक्षता गण प्रमुख करता था। तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है, डेमोक्रेटिक था। ठीक है, ध्यान में रखना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्र में थे? तो बिहार में 3 महाजनपद था। ठीक है, एक कौन कौन था? तो एक मगध था, एक आपका अंग था, और तीसरा की बात करेंगे चंपा था। ठीक है, निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ठीक है, तो वत्स नहीं था, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, यह आपका यूपी में पड़ता था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर एवं मुंगेर का जो क्षेत्र अभी आप देख रहे हैं वहां पे अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहां थी? चंपा थी। अब बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी, मतलब महानगर था आपका चंपा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित हो गए? तो पटना और गया किस में आएगा? तो मगध में। अब मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी अगर पूछेगा ना, अगर पूछेगा पहली दूसरी नहीं लगाएगा तो सीधा सीधा आप लोग गिरिब्रज लगोगे। ठीक है, पाटलिपुत्र ये सब नहीं मारना। ठीक है, अगर पूछेगा पहला दूसरा तीसरा पूछेगा तो आप उसमें, हालांकि मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगीर भी रही थी, वैशाली भी कुछ समय तक बनी, पाटलिपुत्र भी बनी, लेकिन सीधे अगर राजधानी पूछे तो आप राजगीर ही करोगे। इसमें आप लोग किसी प्रकार के परिवर्तन मत करना। ठीक है, नहीं तो गलती होने की संपूर्ण संभावना होगी वहां पे। ठीक है, तो जब तक दिमाग लगाने के लिए कहा ना जाए तब तक नहीं लगाना है। मगध तथा अंग महाजनपद का कौन सी नदी पृथक करती थी? तो ये चंपा नदी जो थी दोनों के बीच में थी, पृथक करती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था, ध्यान में रखना, जिसकी राजधानी वैशाली थी। बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो चेदी नहीं था, ध्यान में रखना है। बज्जी संघ में 8 राज्य थे, जिसमें लिच्छवी था, बज्जी का ज्ञातक था, विदेह था, इक्ष्वाकु था, कौरव था, भोग था, उग्र था। ठीक है, सबके संघ थे। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, ज्ञात्रिक का कुंडग्राम था, जहां से महावीर स्वामी आते थे। बज्जी संघ की राजधानी कहां थी? तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। सारा का राजधानी कहां था? वैशाली था। उसके बाद ये जो नए नए जो राज्य जो देख रहे हो ना, ये जो आप राज्य जो देख रहे हो, ठीक है, इसकी भी राजधानी थी। ये सब राज्य जो है ना, ये सब की भी राजधानी थी, समझ रहे हैं ना, इस सब की भी अपनी अपनी राजधानी थी, लेकिन पूरे राज्य का राजधानी एक अलग थी। जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है, लेकिन बिहार का राजधानी भी तो पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी तो लखनऊ है। ये 8 जो छोटे छोटे जो संघ जो थे, इनकी अपनी राजधानी थी, लेकिन पूरे ही संघ का राजधानी जो था वैशाली हुआ करता था। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो बज्जी जो था आपका गणतंत्र था। ईसा पूर्व की 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहां पे हुआ? तो वैशाली में हुआ। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी की बात करें गिरिब्रज थी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक कौन था? तो ध्यान रखना, अंग जो था एक था आपका। बात करेंगे विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा
स्थापित किया गया तो क्या बताएंगे, लिच्छवियों के द्वारा। अब हम लोग जैन धर्म में आते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहां पे हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था उनका, वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है, तो ये वैशाली में पड़ता है। ठीक है, आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है जन्म का तिथि। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी का पिता का नाम बज्जी संघ था। सिद्धार्थ बज्जी संघ के एक राज्यपाल कुंडग्राम के ज्ञाति क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी के माता त्रिशला, जिनको विदेह दथा भी कहते हैं, राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी, तो क्या बताएंगे, लिच्छवियों की राजकुमारी थी। ठीक है, लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी ये। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहां पे दिया, तो अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। पावापुरी बिहार के किस जिले में है, तो बिहार के नालंदा जिले में है। ठीक है, वैसा महावीर की मृत्यु, जिनको निर्वाण कहते हैं, कहां पे हुई, तो पावापुरी में हुई। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहां पे हुआ, पाटलिपुत्र में। दो जैन संगति होते हैं, पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी गुजरात में। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की, स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे, क्या क्या हुए थे, तो जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हो गया। ठीक है, तो सब काम जो था पहले ही जैन संगति में हुआ था। जैन धर्म के ब्राह्मण तीर्थंकर बसु पूज्य की जन्मस्थली कहां थी, तो बसु पूज्य की जन्मस्थली कौन थी, चंपा थी। ठीक है, तो बिहार में ध्यान रखना बसु पूज्य भी है। गलत लिखा हुआ है क्या, सर जैन धर्म का जो अंतिम रूप से संकलन ना दूसरा वाला में हुआ था सर, दूसरा जैन संगीति में। वो नहीं मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बसु पूज्य जो था बिहार में, सही है सर, उसमें भी मुंगेर में शायद मंदार हिल इसी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर चंपा मंदार हिल में सर शायद है कुछ इनका। चंपा लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। ठीक है, चंपा तो बसु भागलपुर कुछ में पड़ा था। भागलपुर में है चंपा, राजधानी थी ना चंपा सर, अंग की। ओके ओके ओके, नोटेड। ठीक है, चलिए तो बौद्ध ऐसा धर्म के थोड़ा बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण तीर्थंकर 24वां तीर्थंकर। ठीक है, ध्यान में रखना है, बिहार। अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे, तो सर्वप्रथम वैशाली के अलार्क राम के आश्रम में पहुंचे। वहां पे क्या चीज की शिक्षा ली इन्होंने, अंक दर्शन। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का इन्होंने क्या किया, शिक्षा लिया था, ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ पे मिले थे इनको, तो उरुवेला में मिले थे, जो कि बोध गया में पड़ता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे हुई, बोध गया में हुई। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे, तो किस वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जो कि आज में बोधि वृक्ष कहला आगे चल के। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बात करेंगे, स्थापित और महासंघिक में विभाजन हो गए। गलत है, किसमें हुआ था, ये किसमें हुआ था, दूसरा में हुआ था। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ, तो ये तो ठीक है। बौद्ध धर्म 2 भागों यानी महायान हीनयान में संप्रदाय, महायान और हीनयान में विभाजन जो हुआ था चौथा में हुआ था। ठीक है, दूसरा में आंशिक विभाजन है, चौथा में पूर्ण विभाजन हो गया था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसमें किए गए कार्य कौन कौन थे, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के 2 भागों स्थापित और महासंघिक के रूप में विभाजन हो गया था, ये आपका ठीक है। और बुद्ध के मृत्यु के सॉरी कब हुआ था, 100 वर्षों बाद, ठीक है। तो नहीं, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व था ना, 383 ईसा पूर्व। 483 383 483। ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है, बिल्कुल। पहला 483, उसके बाद 383 दूसरा 383, ठीक है, उसके बाद 251 और उसके बाद ईसा की पहली शताब्दी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें किए गए कार्य क्या थे, तो बौद्ध धर्म का 2 भागों यानी हीनयान महायान संप्रदायों में विभाजन हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक का विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म का 2 भागों स्थाविर और महासंघिक में विभाजन हो गया। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अधिधम पिटक की संकलन हुआ। तो तीसरा में क्या होता है, आपको अधिधम पिटक का क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है।
चलिए आप चलेंगे आगे, ठीक है। निम्नांकित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखा, बोध गया, राजगिरी और वैशाली, तीनों से रहा इनका संबंध। तक्षशिला कभी नहीं गए थे। महात्मा बुद्ध के पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी किसने की थी? तो बाढ़ के कारण से बोला था विनाश हो सकता, अग्नि के कारण से भी हो सकता, आंतरिक कलह की वजह से भी पाटलिपुत्र का विनाश हो सकता है, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया था। क्या? महिला के संग में आने से महिला के संग में आने से पाटलिपुत्र का क्यों विनाश होगा? उन्होंने बोला था से मतलब वो जो धर्म का जो वो है ना, उसका समय आयु कम हो जाएगा, ना कि पाटलिपुत्र का। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या होगा? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहां पे हुआ था? नालंदा में हुआ था। कहां पे हुआ था? नालंदा में हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी, ठीक है। तो राजगृह में हुई थी, ठीक है। और इसी के साथ ये समाप्त हो गया, बिल्कुल ये समाप्त हो गया। पेज नंबर कितना है इसका? कितना है पेज नंबर? इसका पेज नंबर 7 पे आ गया है सर। आई थिंक इसके आगे पीडीएफ होगा, शायद इनकम्प्लीट पीडीएफ है शायद। एक मिनट जस्ट वेट। तो 7 से या 8 से तो हम करवा रहे थे ना इसको, इसके यहाँ से बाद तो करवाया मदर हो ना पेपर इसका, से तो यही 8 ही होगा, ये 8 नंबर ही पीडीएफ होगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ऊपर तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, तो 8 नंबर पीडीएफ ये है, ठीक है, जो कि हमने करवा रखा है। ये 9 से यहाँ से शुरू हुआ, मतलब आपका अगर देखा जाए तो सीरीज में 3 पीडीएफ कंप्लीट है, ठीक है। ये जो है आपका 3 पीडीएफ जो कंप्लीट है, ठीक है। ये चौथा पीडीएफ जो होगा बिहार का 1, 2, 3 ये कंप्लीट होगा। ये यहाँ से अब होगा बिहार का पार्ट 3। अब बिहार के पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रोत्तर बिहार, ठीक है, जो कि कल के क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे, 2 क्लास लेंगे और इसका अब समाप्त हो जाएगा।